हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त और स्वस्थ हैं। खतियानी जौहर रहेगा। और आज हम लोग किस्तो पंचायत में कुर्मी समाज का बैठक हुआ। जो अभी मुखिया जी हैं अंगद महतो, जो आज के नेतृत्व किए हैं। यहाँ अभी सवाल करेंगे कि क्या चर्चा हुई। अंगद जी बताइए, आप लोग क्या चर्चा की? 18 तारीख को जो संदेश पड़ता है वो जा रहा है, तो इसके लिए आप लोग क्या व्यवस्था किए? जोहार। सबसे पहले झारखंडी खतियानी मूलवासी तो सबसे पहले जोहार। आज पिपरवार विकास विद्यालय में कुर्मी समाज के एक बैठक हुई, जिसमें हम लोग तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श किए। जैसे कि हम लोग को 18 फरवरी कुर्मी का एक महारैली मोराबादी मैदान में बहुत हुंकार के मने तहत मैंने पूरा हम लोग इस क्षेत्र पिपरवार क्षेत्र किस्तो पंचायत के पूरा हम लोग पूरा बहुमूल्य संख्या में हम लोग जाएंगे। और हम लोग जो अधिकार से आज जो हम लोग वंचित हैं उस पर हम लोग कायम रहेंगे और हम लोग लड़ के लेंगे। यही आज हम लोग को निर्णय हुआ। और घर घर हम लोग आज से हम लोग पूरा हम लोग किस्तो पंचायत के गांव घर घर पूरे गांव में जाएंगे, मीटिंग करेंगे, सबको समझाएंगे। और हम लोग 18 तारीख को हम लोग जैसे भी जिस हालत में हम लोग हैं निकल जाएंगे अपना अधिकार लेंगे तो लेंगे। हम लोग को यही है, घर घर में जाएंगे। आज से हम सब तमाम भाइयों से कहते हैं कि अपना अधिकार पीछे नहीं रहिए। जब तक हम लोग लड़िएगा नहीं तो कुछ मिलता नहीं है। इसलिए इस पर हम लोग का आंदोलन पूरा तरीका से मतलब पुरजोर तरीका से मांगना होगा और सरकार पर रखना होगा। इसके लिए हम बहुत सबको, हमारे सहयोगी है हमारे नेताजी विकास महतो, विजय महतो, गब्बर महतो और तमाम साथियों सबको जोहार। आज हम यही संदेश देता है कि अपना अपना गांव में, टोला में, मोहल्ला में जाइए, सबको जगाइए। एक सप्ताह का टाइम है और हम लोग है 18 फरवरी के हम लोग कैसे ले जाना है, कैसे बस करना है, क्या सब है विधि व्यवस्था आज से लग जाइए। और हम लोग इस सफल होंगे और ये हक अधिकार को लड़ के लेंगे। यही तो हम अपना कह के अपना वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड। सभ्यता जो है हम लोग अभी बोल रहे हैं, इस पर जब विदेश में गया, विदेश में शोध हो आया, तब उस पर लोग अध्ययन करने लगा, दुनिया स्तर में शोध हुआ, तब पता चला कि नहीं, ये सभ्यता पहले था जो खत्म हो गया, लेकिन आज भी उसका पहचान हम लोग को कर्म में है। तो ये जो निरंजन मेहता 1915 के आसपास में बरगलाया उसको कि भाई आप लोग हिंदू बन जाओ, नहीं तो ये मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। और वो था से उसको भूत सवार हो गया कि नहीं, हमको बस अब बड़ा जात बनना है और हमको फॉरवर्ड बनना है। और जेनू पहनाने के लिए लोगों के पीछे लगा। और हमरा लगता है कि 1922 में या फिर 28 में लखनऊ में एक कार्यक्रम हुआ, अखिल भारतीय कुर्मी महासभा। उसमें कुछ लोगों को ले गया, एक दो लोग को जेनो वहाँ पहनाया। और फिर एक हुआ यहाँ मुजफ्फरपुर में, वहाँ फिर 3 लोगों को पहनाया था। उसका बहुत विरोध किया था, कुर्मी लोग विरोध किया था। और विरोध में कई सारा किताब है, उसमें वर्णित है। मीटिंग हुआ था, फिर हमारे समाज के लोग विरोध भी किया था। तो अगर एक दो आदमी गड़बड़ा गया तो उससे कोई ये नहीं कह सकता है कि हम ट्राइबल नहीं हैं, हम आदिवासी नहीं हैं, हम हिंदू हो गए। लेकिन हाँ, जब ये संस्कृति फैला तो फैलता चला गया, बहुत लोग उसको अपना लिया। लेकिन आज उससे नुकसान का हो रहा है, ये बात तो समझने की जरूरत है। नहीं, नुकसान ये हो रहा है कि आज जैसे झारखंड में मान लीजिए कि रोस्टर जो है आरक्षण वाला, उस आरक्षण रोस्टर में अभी जो रोस्टर बना उसमें एसटी को मिल रहा है कितना? हर 10 साल में जनगणना होता है दादा। 10 साल में जनगणना होने के बाद उसमें नियोजन नीति तय होता है। तो जनगणना में जो संख्या होता है, संख्या के आधार पर आपको शैक्षणिक रूप से भी, चाहे नियोजन में या फिर अन्य चीज़ों में आरक्षण तय होता है। तो संविधान का 342 आर्टिकल के हिसाब से उस राज्य में जितना एसटी का संख्या है, जितना संख्या है उसको उसके संख्या के तुलना में 2% ज़्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो जनजाति है, यहाँ सदियों से रहा है, वो यहाँ का प्रथम नागरिक है, इसीलिए उसको राइट बनता है कि उसकी जितना संख्या है उससे 2% ज़्यादा दिया जाए। तो झारखंड में 2011 जनगणना के हिसाब से है 24%, तो उसको मिलता है 26%, मिलता है नहीं।
लेकिन उसका एक शर्त है। शर्त ये है कि वो अपने, वो न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, न जैन है, न बौद्ध है, न पारसी है, न यहूदी है, न लिंगायत है, कोई नहीं है। वो ये सारे धर्मों से बाहर वो अपना, उनकी अपनी संस्कृति है, बाप दादा के पुरखौती नियम का पालन करता है। उसकी अपनी भाषा है, उसकी अपनी देवाभूता है, उसका अपनी संस्कृति है, उसका अपना शासन व्यवस्था है अपना। जैसे महतो का महतय व्यवस्था था, परगणित था, मुंडा लोग का पढ़ा व्यवस्था था, वैसे ही उरांव लोग का अपना व्यवस्था था। तो वो जनजाति जो कोई लिखित धर्म के हिसाब से न चलकर अपने पुरखौती व्यवस्था के हिसाब से चलता है, वो अनुसूचित जनजाति में डाला गया। वो मतलब वो ट्राइबल है, तो उसकी संख्या 24% है। और अगर आप उससे भटकते हैं तब फिर आपके साथ दिक्कत होगा, तब फिर वो आरक्षण खत्म होगा। यही वजह है कि कभी झारखंड में बड़े पैमाने पर आदिवासी था, आज घटते घटते लिखित में 24% आया है। तो उसका ये आज देख लेने, ईसाई लोग को डिलिस्टिंग के बाद बड़े जोर शोर से धर रहा है। तो डिलिस्टिंग नियम से वो सही कह रहा है, वो लोग डिलिस्टिंग अगर होना ही चाहिए। 342 आर्टिकल यही कहता है कि आप पुरखौती नीति नियम को मानते हैं, आपकी संस्कृति विशिष्ट है, औरों से अलग है, इसीलिए आपको विशेष आरक्षण मिलेगा। अगर आप उसको छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक डिलिस्टिंग हो जाएगा। तो छोड़ने से वो नुकसान है। दूसरा है एक एससी की संख्या झारखंड में 12% है। मिल कितना रहा है? 10%। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसको हिंदू धर्म में उसके साथ छुआछूत हुआ, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, इसीलिए उसको ऊपर लाने के लिए उसको आरक्षण दिया गया कि भाई संख्या के तुलना में हर राज्य में आपको 2% कम मिलेगा, ताकि आपको आगे बढ़ना है, मुख्य धारा में आना है। आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसमें आपकी भागीदारी जब बढ़ेगी तो आपके साथ भी, जैसे आप मान लिया मुखिया कोई बन गया, पहले लोग उसको मान लिया छोटा भी कहता था, लेकिन आज मुखिया बन गया तो बोलबे करेगा, हाँ मुखिया जी, मजबूरी है ना, बोलना पड़ेगा। तो सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगा, सामाजिक रूप से ऊपर लाने के लिए आरक्षण दिया गया। तो कितना हो गया? 24 और 10 36 हो गया, 34, सॉरी हाँ 34। अब हो गया ओबीसी, तो ओबीसी 14% मिला, 14 में BC2 के मिला 6%। ओकर संख्या कितना है? मात्र 8% झारखंड में, मात्र 8%। ओकरा मिल रहा है 6%। तो 8 गो है ये और 6 गो मिले तो ओकर साथ भी कोई बहुत ज़्यादा अन्याय तो कुछ ना हो लाला। लेकिन BC1 48%, 48% और ओकरा कितना मिले लाला? मात्र 8%। 8 6 14 होला ना, 8%। 8% तब सोच ले कितना? 40% कम मिले तब तो सोच कहाँ है? BC1 के 40% कम मिले थे, BC2 के 2% कम मिले थे, SC के 2% कम मिले थे और ST के 2% बेसी मिले थे। अब रह गया एक EWS मतलब कि जो फॉरवर्ड कास्ट, जेकर में भूमिहार, दुबे, चौबे, ब्राह्मण, वो सब जे आ गए 13-14 जाति हो, ओकर संख्या मात्र 100 में 3 गो और ओकरा मिले थे 10 गो, तो 7 गो ओकरा बेसी मिले थे। तो मलाई के खाए थे? वहन खाए थे। अन्याय के साथ हुए थे? BC1 के साथ। BC1 कहाँ से अलो? ये BC1 संविधान से ना अले, BC2 संविधान से आया है। उसका क्या प्रकृति है? उसका प्रकृति ये है कि BC2 में वो लोग है जो तराजू तौलता है, जिसको नाप तौल आता है, जो बाजार का मोल भाव जानता है, जिसके अंदर व्यापारिक गुण है। जैसे बनिया, उसके अंदर व्यापारिक गुण है, उसके अंदर व्यापारिक गुण है। जैसे खेती करने वाला है, कुर्मी है, तो वो सब्जी बेचता है, उसके अंदर है व्यवसायिक गुण। लेकिन कुर्मी वो चीज़ नहीं है, वो तो एक मिस्टेक है, चाहे वो साजिश कहिए चाहे जो कहिए, भाई इनके साथ तो अन्याय हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। तो जो जितना भी देखिएगा कि BC2 में जितना जाति है, टोटल 82 जाति है, सबको वो तौलने नापने आता है, उसके अंदर व्यवसायिक गुण है, वो प्योर हिंदू वो लोग हैं। लेकिन BC1 कैसे हुआ? BC1 ऐसा हुआ कि जो लोग ST का था उसका क्राइटेरिया से बाहर निकल गया, लेकिन वो हिंदू भी नहीं था, लेकिन वो अपना चीज़ को छोड़ दिया, तो उसको कहाँ जगह देगा? SC से जो लोग निकला उसको कहाँ देगा? वो लोग तो हिंदू था नहीं जो BC2 में रखता। तो ऐसे में संविधान में एक आदेश निकला और उसको OBC1 बनाया और उसी में सबको डालते चला गया। बैताल खाता उसको हम लोग कहते हैं। और वही हम लोग अपना पुरखौती कल्चर को छोड़े हैं, उसी का नतीजा है कि हम लोग बैताल वाला खाता में चले गए और उस खाता में और लोग जितना छोड़ेगा सब वहाँ चलता जाएगा। नुकसान ये होगा कि उसमें आप डट के आरक्षण नहीं मांग सकते। वो बैताल खाता है, वो बाप कौन था माय कौन था, तो भाई ठीक है, आपके लिए हम ये
अनाथ आश्रम बनाए हैं, बाप माँ नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको भी खाना पीना मिलेगा। तो हम लोग अनाथ आश्रम में, लेकिन ये बात थोड़ी कि हमारा बाप माँ नहीं था, हमारा बाप माँ था, हमारी पहचान था, आदिवासियत हमारी। हम इस भूखंड के सबसे पुराना से पुराना आदिवासी हैं। हम यहाँ से विकसित हुए हैं, यहीं से निकले हुए लोग हैं, हम कहीं से ना आए हैं। अब DNA जो TRI का जो रिपोर्ट बनाया 2012 में भेजा, उस रिपोर्ट में पता है क्या लिख दिया? इन लोग लिख दिया कि बाप जो था से ब्राह्मण था और माँ था द्रविडियन, और उसी से जो संतान पैदा हुआ वो है कुर्मी। रखेल के जानवर होता है, हम लोगों ने रखेल के इतना जानवर। खराब बात थी। हालांकि जो लोग को लिखना था लिख दिया, लेकिन अब उसका सारा जवाब तो हम लोग इसीलिए विदेश गया। DNA रिपोर्ट होकर आया कि कुर्मी किसका है, तो पता चला कि भैया 83% हमारा जो DNA है वो एकदम शुद्ध है, मतलब एक है, नस्ल। अब समझिए नस्ल का होता है, जाति और जनजाति का है, इस बात को समझ लीजिए। जनजाति और जाति है कि जैसे हम लोग जब भूगोल पढ़ते हैं तो पृथ्वी में देखते होंगे कि जो कर्क रेखा बीचे बीच में विषुवत रेखा गुजरा है, पृथ्वी के बीचे बीच में विषुवत रेखा गुजरा है, और उससे एक साइड मकर रेखा है और एक साइड एक और कौन सा रेखा है? मकर रेखा, विषुवत रेखा और एक कर्क रेखा। हाँ, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो एरिया है उसमें सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, तो ये गर्म वाला क्षेत्र है। यहाँ का है कि छोटा नाटा काला कलूटा लोग रहता है। इससे ऊपर का जो एरिया है उसको कहते हैं शीतोष्ण, वहाँ ठंडा पड़ता है, वहाँ सूर्य का रोशनी तीखा मतलब तिरछा जाता है, तो वहाँ पर उतना तीखा धूप नहीं लगता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरता है। जैसे यूरोप का कंट्री है, कनाडा का एरिया है, तो वहाँ के लोग गोरा चिट्टा होता है, हट्ठा कट्ठा होता है, लंबा होता है। वहाँ जो बकरी होगा उसका बड़ा बड़ा कान होगा, बड़ा बड़ा होगा, वहाँ के जानवरों में बड़े बड़े बाल होगा। लेकिन यहाँ का बकरी देखिएगा छोटा छोटा कान होगा, छोटा छोटा होगा, तनिक सरहरा बदन होगा, फुर्तीला होगा, तो वो मौसम के कारण है। तो यहाँ के लिए ये कारण है आदिवासी है, और वहाँ के लिए वो आदिवासी है। लेकिन अगर आप ठंडा प्रदेश लाकर गर्म प्रदेश में ले आइएगा बकरी को, जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। उसी तरीके से अगर गर्म प्रदेश वाला बकरी को ले जाइएगा ठंडा प्रदेश में, जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा, मर जाएगा। तो उसके लिए एडजस्ट करने के लिए क्या करता है, तो आजकल तो होता है, लेकिन ये चीज़ हुआ कि अगर मान लिया माँ है ठंडा प्रदेश का और बाप है गर्म प्रदेश का, तो उससे जो बच्चा पैदा होगा उसमें माँ का भी गुण आ जाएगा, ठंडा प्रदेश वाला भी और गर्म प्रदेश वाला भी, तो उसके अंदर दोनों गुण आ जाएगा। तो ऐसे ही क्रॉसिंग करा करा के उसके बाद फिर ऐसे ही 2 लेयर में लेगा, और लास्ट में दोनों को क्रॉस कराते कराते अब उसका अगला जो पीढ़ी होगा उसमें फिर लेगा बाप को एगो और दूसरा लेगा माँ को, तो उसमें फिर बाद में पता चलेगा बप्पो लगुनवा चला गया और मैयो लगुनवा चला गया, सब खत्म हो गया। तो वो हो गया जाति, वो मिक्सिंग हो गया, वो किसका है कुछ पते नहीं। तो वो जो वैसे मिक्सिंग हो जाता है वो हो जाता है जाति, जिसको हाइब्रिड कह दीजिए। और जो एकदम नस्ल होता है वो नस्ल होता है, वो समझिए एक नस्ल है, तो जनजाति वही होता है। तो ये जो आप देखते हैं कि कुर्मी विकास मोर्चा वाले लोग लिखते हैं कि नहीं कुर्मी जाति को ST में शामिल करने, अरे भैया कुर्मी जाति है ही नहीं। आप लिखिए कि कुर्मी जनजाति को ST सूची में सूचीबद्ध करने के सबब, लेकिन वो लोग जाति कह देता है। हम जाति है ही नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से DNA की रिपोर्ट पर भी हम जनजाति हैं, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी हम जनजाति हैं। हम जनजाति का हर वो क्राइटेरिया जो लोकुर कमेटी तय करता है, जिस लोकुर कमेटी के मापदंड से ही ST जिसको मानता है, उस कमेटी के हर बात में हम खरे उतर रहे हैं। हमारा खरे होने के लिए क्या काम है? 5 क्राइटेरिया बनाया है लोकुर कमेटी। पहला बनाया है कि जनजाति वही है जिसके अंदर आदिम लक्षण है, मतलब वो जातियाँ जिसके अंदर आदिम लक्षण है। तो आदिम लक्षण कौन है? आज भी कुर्मी लोग 99% लोग तो मांस खाता है, ये आदिम लक्षण, मांस खाने का आदिम लक्षण। आज भी हमारे बच्चा लोग धूल में खेलेगा वो बीमार नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जो AC में रहे लोग हैं वो लोग थोड़ा रहे तुरंत बीमार पड़ जाएगा। तो आज भी हम प्रकृति के बहुत नज़दीक हैं, हम उनके बीच में हैं। तो ये सब कई चीज़ें हैं। अब जैसे संस्कृति में चले जाइए तो हम लोग शादी ब्याह में देखिए, हम लोग बहुत ऐसा चीज़ होता है, हम लोग कौन सी कहते हैं, शिकार खेले वाला, तीर धनुष शिकार खेले ला हुआ है। हाँ, तो वैसा बहुत चीज़ है
मतलब सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी देखिए, चाहे डीएनए रिपोर्ट के आधार पर देखिए, चाहे एकदम खान पान में भी देखिए, आज भी आदिम लक्षण जिसमें व्याप्त है उसको अनुसूचित जनजाति में रखना है। पहला क्राइटेरिया आदिम लक्षण, दूसरा विशिष्ट संस्कृति। वो लोग जिसकी संस्कृति विशिष्ट है, मतलब औरों से हटकर है। विशिष्ट मतलब कि जो और लोग करता है वो नहीं, उससे अलग। तो अलग क्या है रे? तो जैसे हम लोग आषाढ़ी पूजा करते हैं, तो सही बताइए, तो क्या सवर्ण लोग आषाढ़ी पूजा करता है? नहीं। जो दूसरे यहाँ से भी आके यहाँ बनिया लोग रहता है, वो लोग आषाढ़ी पूजा करता है? नहीं। वो आप करते हैं, वो आपकी संस्कृति है और औरों से हटकर है, वो अलग है। ये जो सोहराय है, करम है, जितिया है, अभी बंगाली लोग बहुत आया है, उन लोग को रांची में बहुत लोग रहता है, क्या उसका बाल बच्चा लोग कर्मा करता है? उसके परिवार लोग जितिया करता है, टुसु करता है? नहीं करता। तो आपका 12 मासे 13 पर्व है, चाहे 13 जो देवा भूता है, ये सब चीज़ और लोग नहीं करता है, मतलब आप औरों से अलग हैं। आपके देवता को सबको पूछता है जी, बागुत कुदरा आपका देवता है, द्वार सिनी आपका देवता है, उसको वो लोग पूछता है। चेड़ी गोसाई आपका पूजा है देवता है, आपके देवता को दूसरा लोग पूछता है। जो भी यहाँ आया वो आपके देवता को पूछता है, जो पहले आया। उस गांव में आया बाद में तो उसका देवी भूतक तो करना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे होता है ना भाई, सब पता लगता है। बागुड़ कुदरा बोलता है, कुर्बानी हम लोग भगवत बोलते हैं। हाँ, बगुत हम लोग कहते हैं, भगवत अभी हर जगह बोलिए अलग ना, अलग है। देखिए वही हुआ भगवत। का कि जैसे कुर्मी ने किया क्या, जो भी प्राकृतिक शक्ति है, जब वो शिकारी युग में था, जब मांस खाता था, पका के। जब वो 60-65 हजार साल पहले जब वो कृषि युग में प्रवेश किया, उतना दिन तो नहीं, बाद में हुआ। लेकिन अब क्योंकि हमारा इतिहास उतना पुराना है, हम कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं, मेरे पास वैज्ञानिक आधार है कहने का। तो जब हमारा पुरखा कृषि युग में प्रवेश किया, तो हमारा मुख्य जो पेशा था वो था खेती, और धान हमने पैदा किया। हमारी सभ्यता, राज सभ्यता ने धान को पैदा किया। तो धान को पैदा करने में जो जो प्राकृतिक शक्ति मदद किया, उसको पहचाना कि कौन हमको मदद करता है, उसको उसने पूजा। तो धान को पैदा करने के लिए सबसे जो काला बादल के साथ जोर से जो हवा आता है, जिसको हम लोग कहते हैं ये कोना से भंडार कुंड। भंडार मतलब भंडार भरेला, और कुंड मतलब होता है स्रोत, जहाँ से निकलता है। तो ये जो स्रोत है, तो सबसे जोर पानी कने से आता है, इस कोना से आता है, भंडार कोना से फर्स्ट में, और आता है तो खूब पानी मारता है, और मारता है तो खेत खलिहान भरता है। तो जब खेत खलिहान भरता है तो उसी से खेती धान का शुरू होता है। तो हमारा पुरखा ने समझा कि इस कोना का जब हवा आता है, तो बागुत मतलब हुआ है काला, और कुदरा मतलब हवा। तो इस कोना का जो हवा है, काला लिए एकदम उठता है, जब वो आता है तो खूब पानी मारता है, और जब खूब पानी मारता है तब हमारा धान लगने समय आ जाता है, हम लोग धान लगाते हैं। तो उसको पहचाना और उसको नाम रखा बागुत कुदरा। तो इस कोना का प्राकृतिक शक्ति को कुर्मी पूछता है, उसको बागुत कुदरा। अभी भी हम लोग भंडार कोने को पूजा करते हैं भगवान। दूसरा, जब आप धान लगा लिए, तो धान लगाने के बाद आपको पानी की जरूरत है। एक दिन पनिया मारेगा चल जाएगा, धान नहीं लगेगा। तो झरर झरर पनिया हमेशा गिरते रहना चाहिए। तो जो पनिया झरर झरर गिर रहा है उसको पहचाना, और कने से आता है उस कोना को भी पहचाना, देखा इस कोना से आता है, तो उसका नाम रखा झैर कुंड। कुंड मतलब स्रोत, और झैर मतलब इधर से। तो वो झैर झैर जो पनिया जो 1 महीना तक झरर झरर गिरता है, तखने धान लगता है। अब जब धान लगा, तो धानवा को होने के लिए फिर धूप भी चाहिए। तो बूढ़ी झैर बोलते हैं हम लोग। तो धुपवा को पहचाना कि भैया ये धुपवा आएगा, तो ई कने से एकरा। तो उसको जब वो लोग अध्ययन किया, तो पाया कि जो दीप कुंड, इस कोना का नाम दिया दीप कुंड। तो इधर का जो देवता है उसको वो लोग पहचाना और दिया चेड़ी गोसाई। तो इस तरीके से फिर डेनी माय हुआ, फिर इसको धरती माय कहा, है ना, अपना पुरखा को बूढ़ा बाबा महामाय कहा। इस तरीके से रंगाहाड़ी बोला। तो ये सारा देवा भूता को पहचाना, हम लोग उसी को पूछते हैं। तो हम लोग साक्षात उस प्रकृति को पूछते हैं जो हमको मदद करता है, जो हमको सहयोग करता है, हम उसको पूछते हैं। जैसे गोरैया, गरु काड़ा का रक्षा करने वाला राय, रैया मतलब हुआ देवी, और राय मतलब देवता, मतलब ये कुड़माली शब्द है। और गौ मतलब तो जानिए रहेगा। तो गाँव गरु का रक्षा करने वाला जो देवी देवता है, उसको हम लोग रैया, गोरैया वही है, हम लोग उसको पूछता है। तो जो भी हमको मदद किया, जो भी हमको खेती में सहयोग किया, हम उसको पूछते हैं। और ये पूछते हैं हम बूढ़ा बूढ़ी। बूढ़ा बूढ़ी कौन? हमारा पुरखा। अभी जैसे मड़ैया में जाएंगे तो मड़ैया में बहुत टीला नियर छोटे छोटे उठवल,
अब उसमें कोई त्रिशूल गाड़ दिया या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या था कि जैसे मान लीजिए अगर यहाँ हम लोग गाँव बसाए, यहाँ जंगल था, काटे गांव बसाए, हम लोग 10 लोग हैं, तो 10 लोग हैं तो कौन ठीक लगे, दुष्टिक लगे सीधा। तो सीधा जब से ना काटे उठे खतो हम खिरवार भेलियो, कोई कड़ुआर भेलो। तो जितना लोग बसने के बाद सबसे पहले सीमांकन किया कि वहाँ एक सीमा रहेगा, एक यहाँ सीमा रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ, चारों तरफ से सीमांकन किया। सीमांकन करने के बाद गांव में एक जगह पर वो अपना जो गांवाट को स्थापित किया, और वो जो जहाँ जहाँ भी रहने लगा वहाँ वहाँ मड़ई है देवी मंडप, वहाँ अपना पुरखा का जो नाभि का जो मिट्टी है उसको वहाँ गाड़ा। हम लोग पुरखे पूजा करते हैं। तो जैसे बाल बच्चा हो है तो देखिए कि जो खटिया तर भेवो है माय के, तो उस बच्चा के नभिया काट के वह खटिए के नीचे गाड़ दो, तो वह नभिया के मिट्टिया उठा के और वहाँ स्थापित कर। अभी जैसे तो नया घर वहाँ बनेले, तो जब तक वो नाभि के मिट्टिया यहाँ से ले के वहाँ तो भूतवा स्थापित ना करबे पुरखाला, तब तक वहाँ तो मरवा ना गाड़ हो है नहीं कि यहाँ तो पूरे व्यवस्था के साथ यहाँ से ले जेबे देवा भूता के, ये जो नभिया मटिया हो पुरखा वाला उला उठा के नयका घर में स्थापित करबे, तब जाके वहाँ मरवा करे का देवा। हाँ, जो देता भी पुराना घर से, तो हम लोग को ये बात समझे जो यहाँ मिट्टी को ले जाना पड़ा पुराना घर से ना, तब बताइएगा। तो वही नाभि के मिट्टी जाता है। तो हम लोग किसको पूजा किए, हम लोग साक्षात पुरखा को पूजा कर रहे हैं, और किसको पूजा कर रहे हैं, प्राकृतिक शक्ति को पूजा कर रहे हैं। कोई अंधविश्वास नहीं है भाई, हम सीधा प्रकृति को पूज रहे हैं। तो हाँ, कैसे पूजे भैया, तो हम उस समय पूजे जिस समय कोई धर्म का आविष्कार ही नहीं हुआ था। उससे धर्मों से कई गुना पहले, हजारों साल पहले हमारा कर्म था, हमारा जितिया था, हमारा सोहराय था, हमारा खुशू था, हम उसको पूज रहे हैं। हम लोग सीमाना पार करते हैं। अब लोग बोलता है कन्या आया, कन्या को नहीं जाने बना तो पार सीमान करके फिर घर ले आते हैं उसको, सीमाना पार कर दिया, चलो बोलो तो अभी है वही सीमाना बांटा हुआ है। आपके कल्चर में बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग उसके ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब हमको दूसरा कोई कह देगा अंधविश्वास है, अरे भैया कौन सी अंधविश्वास है। आप जो मूर्तियाँ में एक आदमी ने मूर्ति बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते, उसमें प्राण आ जाएगा, प्राण आ जाएगा तो तनी प्रसाद खा के दिखाए, तनी 2 कदम चल फिर के दिखाए, तो वो अंधविश्वास नहीं है। और अगर हम वहाँ पर बलि कर रहे हैं तो अंधविश्वास है, कुछ अंधविश्वास नहीं है। हाँ देखिए, उस समय पुरखा ने सोचा, उस समय सोचा कि भाई हमारी जो प्राकृतिक शक्ति है वो तो दिखता नहीं है, हवा दिखता है, आग दिखता है का, आग तो फिर जलाते हैं तब दिखता है, तो उस पर हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं। तो उस समय पुरखा ने जो भी सोचा होगा, लेकिन जब बलि देता है तो उसका जब आवाज़ आता है तो उससे वहाँ जाके, मतलब उसने ऐसा सोचा उस समय कि हम बलि करेंगे और फिर वो अदृश्य बनकर जाएगा और हमारी संदेश को, प्राकृतिक शक्ति को बताएगा, और वो हमारा देख रेख करेगा या हमारी बात को सुनेगा। ऐसा उसने सोचा था। वो आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो हजारों साल पहले का कॉन्सेप्ट है। उस समय उसने सोचा, लेकिन वो हमारा पहचान है भाई, वो हमारा पहचान है। तो उसको करने में क्या दिक्कत है, मांसवा खाए में तो दिक्कत नहीं लगता है, सब खाता है दबा के, मतलब अच्छा ठीक है, विषय पर ऊपर चर्चा करो। बहुत लंबा है तो बहुत सारा बात है। नहीं है, वो जानना भी पड़ेगा, जरूरी है। ये हमारा कल्चर है, हम अपने कल्चर छोड़ के दूसरे कल्चर उठाने जा रहे हैं, हम उसका धांगर बनने जा रहे हैं। नेताजी शुरू कर। TIR वाला जो लिखा